सो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जनरली मैं कहता हूं कि क्या एक नॉन चार्टर्ड स्टूडेंट बैकग्राउंड भी सीपीए एग्जाम में सक्सेस को अचीव कर सकता है। तो आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं। उनके मैं एक्सपीरियंस को जानना चाहूंगा, तो मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एलिजाबेथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि बीकॉम स्टूडेंट जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, जो कि आपका कोई सीए से रिलेशनशिप नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, उसको एक बीकॉम स्टूडेंट्स कैसे सही तरीके से पढ़े और पास करे, क्योंकि आपने सक्सेस अचीव की है, इसलिए आपके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं उन बीकॉम स्टूडेंट जिनका सीए बैकग्राउंड नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही। सर टू बी ऑनेस्ट कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ओवरवेलमिंग जरूर है। बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमने शायद कभी भी बीकॉम में ना स्कूल लेवल पे कभी कवर किए होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले वो टॉपिक्स तो आइडेंटिफाई करें जो हमने कभी देखा भी ना हो। एंड लाइक द ओनली क्राइटेरिया हियर इज अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दैट इज क्लियर, आगे चाहे कोई भी टॉपिक आए वो टैकल करना इजी हो जाता है। दैट बीइंग सेड, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको स्पेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अगर जिनको थोड़ा बहुत वीकनेस है अकाउंट सब्जेक्ट में और उनको कोचिंग ले लेनी चाहिए। एंड आई थिंक वही चीज लाइक दैट्स हाउ, क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया, ट्राइड स्टडिंग ऑन माय ओन बट दैट डिड नॉट वर्क आउट। एंड तभी मैंने फिर आपको रीच आउट किया। तभी मेरे कोचिंग की वजह से आई वुड से वो ऐड ऑन कर देता है जो भी तुम्हारे मतलब कॉन्सेप्ट। आपका एक ये कहना है कि अगर एक बीकॉम स्टूडेंट को पास करना है सीपी एग्जाम, तो उसके बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पहला, जो मैं हमेशा वीडियोस में भी कहता हूं कि जनरल एंट्रीज, आपके बैलेंस शीट के इफेक्ट। अच्छा, बीइंग ए इंडियन स्टूडेंट, क्योंकि आपकी पूरी स्टडी जो है वो इंडियन सीबीएसई बीकॉम ग्रेजुएशन आपने इंडिया में किया, यूएस का जो करिकुलम पढ़ते हैं आप, तो टर्मिनोलॉजीज कितनी डिफरेंट है। जैसे यूएस गैप आपने पढ़ा, तो टर्मिनोलॉजीज में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्वेश्चन, मैं फिर कुछ यूट्यूब के बच्चों के क्वेश्चंस भी लूंगा आपसे, तो पहले बताइए टर्मिनोलॉजी कितनी डिफरेंट होती है यहाँ पर। सर वैसे क्योंकि अकाउंट्स द बेस ऑलवेज रिमेन द सेम, मतलब बट देयर विल बी सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो चेंज होंगी वो, बट जैसे जैसे पढ़ते हैं वो समझ जाते हैं कि ठीक है दिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, या उनका डीडीएनए हो गया, या कुछ एडिशनल टर्मिनोलॉजीज हो जाएंगी जो हमें मतलब इंडियन स्टूडेंट सीखने। भी उसको, जो आप पढ़कर आते हैं अपने ग्रेजुएशन में सीबीएसई में, सिमिलर काइंड ऑफ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें फील नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बीइंग ए वर्किंग पर्सन, आप एक डिलॉइट में काम करते हैं, तो अपने इस जॉब के साथ में क्या ये एक मतलब इजीली मैनेज किया जा सकता है सीपीए के एग्जाम को कि नहीं, क्योंकि आप एक वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग गर्ल हैं, आई कैन से। सो मुझे बताइए, जो एक वर्क प्रेशर को, क्योंकि डिलॉइट बिग फोर में काम करने के बाद आपने सीपी एग्जाम की जर्नी को कैसे मतलब फेस किया, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सर द थिंग इज लाइक हमारा फर्म बहुत सपोर्टिव है इन मैटर्स में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग। तो ये प्रमोट किया जाता है। एंड इन द फर्स्ट प्लेस हम सीपीए क्यों एज इन परस्यू करते हैं इज बिकॉज हमारा फर्म हमें अलाउ करता है, राधा हमारा फर्म हमको बोलता है कि यू शुड डू दिस इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर करियर, विच इज वेरी ट्रू। क्योंकि एक पॉइंट के बाद लाइक इवन आई हैव सीन दैट कि एक पॉइंट के बाद स्टैग्नेंट हो जाता है अगर यू डू नॉट हैव अ मतलब प्रोफेशनल डिग्री कंटिन्यू लाइक आपको अपना, सीओसीपी। क्योंकि आप देखिए बिग फोर में काम करते हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि, अच्छा मुझे बताइए, सीपीए करने के बाद डेफिनेटली बिग फोर में चांसेस ऑफ जॉब काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। अगर किसी ने सीपीए कर लिया, या तो क्या उसकी 100% बिग सर, फोर में एंट्री आसान हो जाती है एज कंपेरेटिवली सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट। 100% सर, एंड दैट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एंड रिनाउंड। तो कहीं पे भी लाइक इवन इफ यू वांट टू अप्लाई आउटसाइड आल्सो, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज टू एक्चुअली परस्यू। एंड बहुत सारे विंडोज, बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे इसके साथ। मतलब आप सीपीए कर लेते हैं तो डेफिनेटली बिग फोर में आपको आसानी से जॉब वगैरह भी उसमें मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमुलेशंस, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाता था और आपको मैंने हमेशा यही बोला कि अगर आपने सिमुलेशंस को डील कर लिया तो आपकी सीपीए जर्नी आसान है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, हमने आपको क्लास में भी सिमुलेशंस कराया, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम क्लास में करते थे। और एक सिमुलेशंस कितना इंपॉर्टेंट है सीपीए में, फार सब्जेक्ट स्पेशली मैं बात करूं, फार या ऑडिट के बारे में भी बात करूं, तो जो बड़े बड़े सिमुलेशंस आते हैं उसको देखकर कहीं आप पैनिक तो नहीं हो जाते थे?
सर आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि मैं एक्चुअली पैनिक हो जाती थी, और शायद मतलब आपके वर्ड्स पे मैं ये फॉलो करती थी कि जितना प्रैक्टिस कर सको सिमुलेशन उतना करो। डेफिनेटली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बट एक लेवल ऑफ कंफर्ट बन जाता है कि हाँ, आई एम यूज टू सच लेंथी क्वेश्चंस, ये ब्रेक करना मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जितना प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर प्रैक्टिस ना करो एंड देन एग्जाम में बैठो, जब 8 सिमुलेशंस एक साथ आ जाते हैं, टाइम क्रंच होता है, देन यू लाइक कि मतलब एक भी क्वेश्चन पे अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया, देन द होल एग्जाम विल बी स्पॉइल्ड वाला कंडीशन होता है। एक सिमुलेशन को सॉल्व करने में आपको एग्जाम में कितना समय, कितना टाइम लगा, ये मेरे लिए भी जानना बहुत जरूरी है। यस सर। सर ब्रेकअप मेरा यही रहता था कि 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो 10 मिनट्स के अंदर हो जाए तो बेस्ट है, बट अदरवाइज 15 इज अ मैक्सिमम लिमिट दैट आई कैन गिव टू अ पर्टिकुलर। 15 मिनट्स में आपको एक सिमुलेशंस कर लेना चाहिए। आपका कोई पेपर छूटने के चांसेस तो नहीं? आपका पूरे टाइम पीरियड में पेपर हो गया था पूरा? तो मेरा डॉट टाइम पे मतलब मैं लास्ट मिनट तक कर रही थी, तो मुझे को ऐसा लगता है, तो मेरे को तो काफी, मैंने हर क्वेश्चन पे अपना टाइम दे के ही किया था। आई डिड नॉट रश थ्रू द क्वेश्चंस, सो वैसे। मॉक टेस्ट पेपर जो आपने दिए उसमें आपका स्कोर मुझे पता है, मैंने आपका इंडिविजुअल असेसमेंट किया है, मैं आपसे वन कॉल अवे हूं, ये आप सब भी एक्नॉलेज करेंगे। तो मुझे बताइए, जब आपके मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आती थी तो मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में आप कई बार परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो अब यस मुझे सर। बताइए कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? सर मॉक टेस्ट का यही एक बेनिफिट ये है कि हम वो एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हैं कि एग्जाम ऐसा रहेगा, इतना ही टाइम मिलेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो अपने आप को टाइम करना सीखना, उससे सीखा था मैंने। एंड जितना मॉक, मतलब 3 मॉक्स तो दिए थे, तो वो 3 मॉक्स देने पर एक एक कंफर्ट आ जाता है कि यस ठीक है, दिस इज हाउ आई मस्ट लाइक अपीयर और अप्रोच फॉर दिस एग्जाम, एंड रादर की पैनिक करके एकदम से देख लिया कि 33 सिमुलेशन इतने टाइम में कंप्लीट करने। तो टाइमिंग करना और लाइक कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली रिवाइज हो जाते हैं मॉक दे के, एंड एक एग्जाम एनवायरनमेंट जो सेटअप हो जाता है वो मॉक के थ्रू ही हो सकता है, कुछ और नहीं उसको सब डिफरेंस कर सकता उससे। अच्छा, एक वर्किंग प्रोफेशनल के नाते आपने 10 डेज की लीव ली थी, मुझे आपने फोन किया था। 14 अक्टूबर को आपकी एग्जाम थी और मेरी आपसे कब बात हुई थी, शायद मैंने फिर आपका पूरा एक प्लान सेट किया था कि आपको ऐसे ऐसे सारी चीजें करना है। तो यस 10 डेज लीव इज सफिशिएंट? मैं तो डर रहा था लिटरली, सही कहूँ आपने, मैंने आपको वार्न भी किया था कि देखो आप है ना 10 to 15 डेज की लीव लेके अगेन इतनी बड़ी एग्जाम को फेस करने जा रहे हो, लेकिन आपने इसको प्रूफ करके दिखाया कि नहीं, 10 to 15 डेज इज सफिशिएंट। तो मेरे अभी जो स्टूडेंट बीकॉम ग्रेजुएट जिनका कोई सीए बैकग्राउंड नहीं है वो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे, तो ये सामने एग्जाम्पल उन्होंने 10 to 15 डेज की फुल लीव लेकर एग्जाम सर। पास किया। तो आप मुझे बताइए 10-15 दिन सफिशिएंट है पूरा रिवाइज करने के लिए? सर टू बी ऑनेस्ट वैसे नहीं है, लाइक आपने जितने बार मुझे वार्न किया, मुझे पता है वो मेरे इंटरेस्ट के लिए था कि जितना ज्यादा टाइम लगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा टू फोकस एंड रिवाइज। बट ये है कि उससे पहले भी मैं बैठ के रिवाइज करती हूँ। वो जो 10-15 डेज था, मैंने सिमुलेशन या मेरे वीक एरियाज उन पे फोकस किया ताकि मैं उन चीजों को फ्रेश रखूं माइंड में एंड देन एग्जाम के लिए जाऊँ। तो वो 10-15 डेज मैंने उन चीजों पे फोकस किया रादर देन पूरा सब्जेक्ट, और मतलब पूरा सब्जेक्ट किया तो था, बट मेजर फोकस मेरा वीक वीक एरियाज में रहा था उन 10 to 15 डेज में। अब मुझे बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं क्या सॉफ्टवेयर वाकई जरूरी है कि नहीं सीपी एग्जाम को पास करने में, क्या बगैर सॉफ्टवेयर के पास कर सकते हैं क्या? नहीं सर, मैं उस पे कभी राजी नहीं होंगी कि विदाउट सॉफ्टवेयर और पास करना अभी बहुत मुश्किल इन बिटवीन एक और न्यूज मिली है कि अभी 2 स्टूडेंट और क्या बोलते हैं पास हो गए हैं, तो उनका भी है। इंटरव्यू करेंगे। और वो कौन ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मतलब आज मेरे लिए बड़ा हैप्पी डे है कि मेडल्स मिलते जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है वो अगर पास होते हैं, तो अभी आपके बाद एक और इंटरव्यू में कंडक्ट करने वाला हूँ, दो और करने वाला हूँ जो कि बीकॉम थे। सीए इंटर वाले बच्चे तो हमसे पास बहुत आसानी से हो जाते हैं सीए बैकग्राउंड, लेकिन मैं बीकॉम वालों के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो अब मैं फिर से एक बात कहूँ कि आप खुद एक एग्जाम्पल हैं कि बीकॉम ग्रेजुएट भी अगर कितने घंटे की स्टडी अगर डेली बेसिस पे करें, आप कितना, क्योंकि आप एक सिंपल बिग्राम चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, बार बार हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं, तो यस कितना घंटे की स्टडी बीकॉम ग्रेजुएट को करनी चाहिए? सर, एक्चुअली एटलीस्ट 6 आवर्स, लाइक 3 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 3 आवर्स इन द इवनिंग वाला, अगर ब्रेकअप होके पढ़ सकते हैं तो बेस्ट मतलब है। अगर आप 3 महीने, क्योंकि अगर 3 से 4 महीने में अगर आपको एग्जाम पास करनी है एक Yes. सब्जेक्ट के एक मॉड्यूल के बारे में बात करूं,
तो आपका हाँ, कहना है कि 3 घंटे, और अगर एक स्पीकर। वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे आप तो वर्किंग है आपका, तो इतना टाइम आपको मिल जाता था 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम के लिए? सर सुबह तो फिर भी मैं कोशिश कर लेती, लाइक मैं 7 to 10 पढ़ लेती थी, एंड शाम को शायद मेरा थोड़ा टाइम कम हो जाता था, बट सुबह मैं फोकस करती थी कि क्योंकि उस टाइम और कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, आई कैन फोकस एंड स्टडी वाला टाइम होता था, तो हाँ मैं वो टाइम निकाल लेती थी उस टाइम। अब हम बात करते हैं एकेपीआई इंस्टीट्यूट की टीचिंग क्वालिटी के बारे में। 100% लाइव क्लासेस थी आपकी, यस हमारी? 100% लाइव और आप क्लास। मुझे बताइए हमारा सपोर्ट आपको कैसे रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा करियर, क्योंकि हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बीकॉम स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या एकेपीआईएस की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एग्जाम में पूरा मुझसे पढ़ा हुआ है, पर्सनल हमारा डिस्कशन सारी चीजें, तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर गिविंग टू यू? सर क्वालिटी इज डेफिनेटली हाई अप देयर, 100% फॉर श्योर। मतलब कोचिंग अगर देखेंगे तो बहुत सॉर्टेड है यहाँ पे, इन द सेंस जैसे आप पढ़ाते हो, जैसे आप समझाते हो, लाइक ऐसे नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट बोल दिया एंड समझा दिया, आप वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन हर सब्जेक्ट को कवर करते हो, एंड कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई टॉपिक आप बोल देते हो आप घर से पढ़ लेना या देख लेना। आप आप अपना पूरा, लाइक यू गिव योर 100% एंड यू एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अस आल्सो। सो जब आप वो करते तो हमें वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन आता है कि यस, अगर सर हम पे इतना इन्वेस्ट कर रहे तो हमें भी उतना ही मतलब रिवॉर्ड करना चाहिए उनके उनके मेहनत को। उसके अलावा सर एक मुझे चीज ये अच्छी लगती थी कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझाते हो तो आप बहुत बेसिक लाइफ एग्जांपल्स देके उसको समझाते हो, तो वो और दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ सर ने ऐसे समझा। लाइक मुझे एक बहुत एक एग्जांपल याद है जिसमें आपने हम स्टूडेंट्स को ही लेके एप्पल और ऑरेंजेस को लेके स्वैप एग्रीमेंट्स को एक्सप्लेन किया था, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मेरे को अभी भी याद है वो चीज, बिकॉज वो आपने वैसे समझा था, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल तो एक्स वाई और कुछ ऐसे लिख दिया हो जाता है, हंड्रेड बट परसेंट डाउट्स आपके एंटरटेन करते हैं कि नहीं? 100% डाउट्स वगैरह कोई आपको ऐसा तो नहीं हुआ कि फैकल्टी, मतलब कि आपके कोई डाउट्स पेंडिंग रह जाते हों, या कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा तो नहीं लगा कि जो हमने कभी रिमेन किया हो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे ये बातों को। ये सर नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा है। आप बहुत लाइक अप्रोचेबल रहे हो, लाइक एनी टाइम मुझे क्वेश्चन में आपको बस एक मैसेज डाल देते हो, आप उसी टाइम जैसे कॉल लेने के लिए रेडी हो जाते हो, तो उस वे में भी लाइक यस, ऑल माय डाउट्स एवरी टाइम वर आंसर्ड ऑन टाइम। लाइव क्लासेस बहुत, क्योंकि देखिए एक अब वर्चुअल वर्ल्ड आ गया है, तो स्टूडेंट का सोचना होता है फेस टू फेस वर्सेस लाइव क्लासेस, क्योंकि आपने तो जूम के थ्रू हमारी क्लासेस पढ़ी, और आप ही नहीं बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, दुबई से, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी क्लास में लाइव पढ़ते हैं। तो लाइव क्लासेस जो हमारी रहती हैं, तो आपको ऐसा कोई डिफिकल्टीज तो फील नहीं हुई कि ऑनलाइन क्लासेस इज रियली सफिशिएंट, क्योंकि बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जाम में भी, कोचिंग क्लासेस पे भी, और करियर स्टेक पे होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस इज गुड फॉर सीपीए क्लासेस, क्योंकि आपने पास किया है, और आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आई लाइव क्लासेस में? सर पहले तो ये डर जरूर था कि ऑनलाइन क्लासेस में कितना ही समझ आएगा, एंड स्पेशली ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह में कैसे समझाएंगे, बट वो सब आपने बहुत स्मूथली कंडक्ट किया इन एवरी क्लास एंड इन एवरी लेक्चर एक्चुअली। तो इस वजह से मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगा ये प्लेटफॉर्म, एंड इसलिए भी बिकॉज मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे लिटरली लाइक 2 मिनट में मुझे बस ज्वाइन करना था ना, रात मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता, मुझे कहीं और कोई और टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो वो सब इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत मेरे लिए बहुत ही रिजॉल्व्ड था, तो और आई हमारी वुड क्लासेस भी फ्लेक्सिबल होती थी, हम जानबूझकर आपके, क्योंकि जॉब के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मतलब मैनेज करते थे, हाँ जैसे अगर करेक्ट। सैटरडे संडे या लेट नाइट को 9 o'clock कर लेते थे, अर्ली मॉर्निंग, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंस्टीट्यूट में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, बहुत सारे स्टूडेंट कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि आपका जो एनटीएस आपको कब फाइल करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं जनरली बोलता हूँ, इवैल्यूएशन कराया तो आपको एक एक पेपर का एनटीएस फाइल करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? एनटीएस के बारे में क्वेश्चन है कि सारे सब्जेक्ट का एक साथ फाइल कर दें, सारी क्लासेस पहले कर लें और फिर अपने वो करें, कैसे क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर एनटीएस का पर्पस ये होता है कि उसका एक विंडो होता है 6 मंथ्स, और उस 6 मंथ्स में अगर तुम एग्जाम के लिए अपेयर नहीं करते हो तो फिर वो एनटीएस तुम्हारा वेस्ट हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो एज अंटिल एंड अनलेस यू आर 100% श्योर कि यस मैं रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ एग्जाम के लिए, मतलब यू विल ऑलवेज नो कि हाँ मेरे इतना कोर्स बचा है या मैं इतना ही रेडी हो भी, तो उस हिसाब से अगर प्लान करेंगे तो एनटीएस टाइम पे भरना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस 6 मंथ्स के विंडो में वो एग्जाम देना। अब वो अगर तुम 2 सब्जेक्ट के लिए रेडी हो तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट का डालो, अगर तुम चारों के लिए रेडी हो तो चारों के लिए डाल के
एनटीएस मतलब दे दो। तो इट्स ऑल अपॉन योर प्रिपरेशन एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर विद एवरीथिंग कि हाँ मेरा सब रेडी है एंड आई एम रेडी टू गिव द एग्जाम ओनली देन, क्योंकि एनटीएस आने में इतना टाइम नहीं लगता, बट एनटीएस जब मिल जाएगा उसके बाद जो विंडो है वो बहुत शॉर्ट है, वो मतलब उस विंडो में अगर तुम्हें चारों कवर करने पड़े तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि यस मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर में जो आपकी रिपोर्ट आती है जिसको मैं एनालिसिस करता हूं, जैसे मैंने आपके पूरे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके आपके वीक पॉइंट, तो आप मुझे बताइए डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जो आपका हर यूनिट वाइज परफॉर्मेंस बताती है कि आप इस इतने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही हैं, आपके इतने सिमुलेशन सही हैं, और टीचर जो आपको उसमें गाइड करता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम को पास करने में, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसको मैं बोलता हूँ, जो मैंने आपकी चेक की है। यस सर, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज आई सेड वो हमारे वीक एरियाज को हाईलाइट कर देता है कि हाँ ये टॉपिक्स में अभी भी मैं लैक करती हूँ, तो वो चीज आप देख के भी मुझे बता देते हो कि इस पे इतना, और या इस स्पेशली जैसे आप बोलते हो, आपने मुझे ये भी बताया था कि अब एमसीक्यूज पे मत फोकस करो, अब सिमुलेशंस पे, बिकॉज मेरा सिमुलेशंस वीक जा रहा था इन द मॉक टेस्ट, वो आपने खुद नोटिस करके मुझे बोला एंड वो चीज मैंने इनकॉर्पोरेट किया एंड मैंने वही फॉलो किया, तो इसलिए मेरा सिमुलेशंस इस बार बेटर हुआ आई कैन से। तो that was helpful, that breakup of बार सब्जेक्ट को फेस करते समय डर तो डेफिनेटली लगा होगा सबसे ज्यादा। सर अभी भी मैं अनबिलीवेबल है, बट हाँ डर तो लगा था डेफिनेटली। तो आप ये डेफिनेटली मानते हैं ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जनरल एंट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जनरल एंट्रीज बहुत सारी सिमुलेशंस में पूछी जाती है, जनरल एंट्रीज सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सोचते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो क्या इतना आसानी से निकाल लेंगे, कि जनरल एंट्री का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जर्नल एंट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है एंड ये मैंने जो जितने भी अभी अटेम्प्ट दे चुके उसमें मुझे ये फील हुआ है कि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि एक्सपेंस क्या होता है या रेवेन्यू क्या होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो, अगर एक एंट्री से भी गलत हो गया वो पूरा आंसर गलत कर देते हैं, मतलब उसमें कोई चांस नहीं है कि ठीक है अमाउंट तुमने सही लिखा है तो शायद तुम्हें मार्क मिल जाए, नहीं वो पूरा आंसर गलत हो सकता है अगर जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आपका सही हुआ था, रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस जो मैंने हैं, रिसर्च बेस्ड आपको कॉन्फिडेंट आ जाता था कि ऑथोरेटिव लिटरेचर जो हम सॉफ्टवेयर में, तो ये तो आप मानते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर जो पैटर्न होता है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, वैसा का वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है जो आप मॉक टेस्ट बिल्कुल देते हैं। यस सर 100%। कॉन्फिडेंस लेवल का कितना मैटर करता है सीपी एग्जाम के लिए, और जो कि कई बार आपका थोड़ा सा शेकी हो जाता था, तो जो क्लास में हम आपसे पार्टिसिपेट कराते थे, क्लास में जानबूझकर हम एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करते हैं कि सबको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आप मुझे यस बताइए क्या उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस का कितना इंपॉर्टेंस रोल है सीपी एग्जाम को पास करने में। सर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बिकॉज मतलब एज लॉन्ग एज कॉन्फिडेंस ना हो तो वो एग्जाम देने का कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब तुम उतने ही डरते रहोगे एंड वो एग्जाम खराब हो जाएगा। इवन जैसे क्लास में भी वही कंपटीशन इन द सेंस कौन सबसे पहले आंसर देगा, उस वजह से भी वो रहता था कि हाँ मतलब आई नीड टू रियली वर्क ऑन इट, या मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। अगर सपोज जब पता चलता है कि बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं तो खुद में वो आ जाता है ना कि अरे मैं क्यों पीछे रह रही हूँ, आई शुड ऑल्सो। हेल्दी कंपटीशन हम क्लास में इसीलिए मेंटेन करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने अब एग्जाम को पास किया है, तो दूसरे स्टूडेंट्स जो कि कई बार डरते रहते हैं कि ये एग्जाम इतनी कॉस्टली है, यूनाइटेड स्टेट की एग्जाम, और आप सिंपल बीकॉम, आपका मास्टर भी नहीं और एक बीकॉम स्टूडेंट होने के बावजूद आपने इस एग्जाम को अचीव किया, तो एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको क्वालिटी एक लास्ट पे हम सम अप करेंगे कि एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट का क्या आपकी सक्सेस में रोल है, क्योंकि आप इसके पहले दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या रोल आपकी लाइफ में प्ले किया, क्योंकि रिपीटर्स स्टूडेंट के लिए हम एक अलग से सेगमेंट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कितना टीचर के साथ साथ टीचर मैं आपको हमेशा अवेलेबल होता था फोन पे, और एक यस पर्सनल गाइडेंस और एक कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल है जो टीचर आपके अंदर बिल्ड करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने आई थिंक हम मतलब विदाउट एनी बायस आपने सब में वो इंस्टिल करने की कोशिश करी है, जो भी आपके पास हम मेरे क्लास में जितने भी लोग थे हम सब में आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करी है। इस वजह से भी मतलब वी ऑलवेज ओ दैट क्रेडिट टू यू, अगर हम पास करते तो इट्स लाइक ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ यू, योर एफर्ट्स दैट हैव बीन पुट एंड हमारा मेहनत तो ऑब्वियसली है, बट उसके अलावा आपके मेहनत की वजह से भी एंड जितना जिस क्वालिटी से आप पढ़ाते हो लाइक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी और इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज में पढ़ाने के कारण आपको चीजें और थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती होंगी, यस क्योंकि हम इतना डिटेल और इंडियन स्टाइल में पढ़ते थे। देखिए मैंने कभी यस भी आपको रिव्यू कोर्स जैसे नहीं पढ़ाया, कि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आप एक इंडियन टीचर को चूज करेंगे और इंडियन अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप इंटरनेशनल एग्जाम को इंडियन तरीके से पास, क्योंकि आपकी जो बेस है वो इंडियन तरीके इंडियन वे है। करेक्ट। तो बीइंग ए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने हमेशा ये कोशिश की कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए,
यस सर। थैंक यू फॉर एलिजाबेथ, आपका एक फीडबैक उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली आगे मोटिवेट करेगा, क्योंकि एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड के लिए एग्जाम को पास करना एक अपने आप में अचीवमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल। और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि सीपीए एक इंटरनेशनल क्रेडेंशियल है। जब आप इन फ्यूचर आज से 5 साल 10 साल बाद सीपीए बनने के पूरा मतलब सीपीए की वर्क प्रोफाइल पे काम करने के बाद, क्योंकि आप तो डिलॉइट में काम करते हैं, तो आपका तो इन्वायरमेंट क्लाइमेट ही डेफिनेटली वैसा है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सो सो मच।